सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी पार्ट 2 ऑफ हिस्टामीन्स एंड एंटीहिस्टामिनिक्स। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था हिस्टामीन, उसका सिंथेसिस, स्टोरेज एंड डिस्ट्रक्शन, उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शंस एंड पैथोफिजियोलॉजिकल एक्शंस। पार्ट 2 पे हम मेनली फोकस करेंगे एंटीहिस्टामिनिक्स, स्टार्टिंग ऑफ विद द H1 एंटागोनिस्ट्स। So H1 antagonists are the drugs which completely antagonize the action of histamine at the H1 receptors. So एंटागोनाइजेशन मतलब कि ये जो एंटागोनिस्ट, ये जो ड्रग्स होते हैं, ये H1 रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं और उनको ब्लॉक कर देते हैं। एंटागोनाइज का दूसरा मतलब है ब्लॉकेज। सो एंटागोनाइज का दूसरा मतलब है ब्लॉकेज। तो ये ड्रग्स जाके H1 रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगे एंड उनको ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से हिस्टामीन अपने इफेक्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। सो व्हाट आर इट्स एक्शंस? फर्स्ट आई सेड एंटागोनिज्म। तो उसमें क्या करता है, जो भी हिस्टामीन H1 रिसेप्टर्स पे बाइंड करके ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता था, कॉन्ट्रैक्शन करता था इंटेस्टाइनल एंड स्मूथ मसल्स का, ट्रिपल रिस्पॉन्स लाता था, वो सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट, लो डोजेज ऑफ हिस्टामीन देने से जो बीपी फॉल होता था वो भी ब्लॉक हो जाएगा। और पूरी तरह से ब्लॉक करने के लिए जो हायर डोजेज ऑफ हिस्टामीन पे जब बीपी फॉल करता है, उसके लिए H2 एंटागोनिस्ट चाहिए होता है। देन एड्रिनल मेडुला से एड्रेनालिन का रिलीज भी बंद हो जाता है और लार्जर ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन भी बंद हो जाता है जब ये वाले ड्रग्स एक्ट करते हैं H1 रिसेप्टर पे, क्योंकि हिस्टामीन के सारे एक्शंस अब बंद हो चुके हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हिस्टामीन का एक्शन है गैस्ट्रिक सिक्रीशन में, वो मेनली अफेक्ट नहीं हो पाता है H1 एंटागोनिस्ट से। तो ये एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। सेकेंड इज़ दी एंटी एलर्जिक एक्शन। तो हमने पढ़ा था इन दी पैथोफिजियोलॉजिकल एक्शंस एंड इन दी फार्माकोलॉजिकल एक्शंस कि हिस्टामीन जो है वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाता है, जिसकी वजह से डिस्निया हो सकता है एंड एस्थमा हो सकता है। तो जो एंटी हिस्टामीन्स है वो हिस्टामीन के एक्शन को ब्लॉक कर रहे हैं। तो एंटी हिस्टामीन्स क्या करते हैं, जो भी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के मैनिफेस्टेशन है उनको सप्रेस करते हैं। यूटिकेरिया विच इज़ स्किन रैश, इचिंग और एंजियोएडिमा काफ़ी अच्छे से कंट्रोल हो जाते हैं। जो एनाफाइलेक्टिक फॉल इन बीपी है वो पार्शियली प्रिवेंट होता है और जो ह्यूमंस में एज्मा है वो अनअफेक्टेड रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि H1 एंटागोनिस्ट्स डू नॉट हेल्प इन एज्मा। एज्मा के लिए जो इंपॉर्टेंट मीडिएटर्स है वो है ल्यूकोट्राइन्स एंड पैफ। पैफ इज प्लेटलेट एक्टिवेटिंग it is platelet activating factor. So leukotrienes and platelet activating factor ये important mediators है ह्यूमन एज्मा में। देन व्हाट आर द एक्शंस ऑफ एंटीहिस्टामीन्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम? तो जो ओल्डर एंटीहिस्टामीन्स है वो वेरिएबल डिग्री ऑफ CNS डिप्रेशन शो करते हैं, जैसे एंड जो डिग्री ऑफ CNS डिप्रेशन है वो डिपेंड करता है ऑन दी कंपाउंड्स एबिलिटी टू पेनिट्रेट द ब्लड ब्रेन बैरियर और उसकी क्या एफिनिटी है H1 रिसेप्टर्स के लिए। जो सेम ड्रग है वो कुछ सब्जेक्ट्स में सिडेशन प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब नींद ला सकता है, जबकि कुछ सब्जेक्ट्स में जो वो ड्रग्स लेते हैं उनको नींद नहीं आती है, वो अलर्ट रहता है। ये क्यों डिफरेंस आ रहा है? वही क्योंकि कुछ लोगों में वो हो सकता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर को पेनिट्रेट करके CNS को डिप्रेस कर दे, बट कुछ लोगों में शायद ये ऐसा इफेक्ट ना आए। तो ये डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम ड्रग टू ड्रग। कुछ पेशेंट्स में वी कैन सी द स्टिमुलेंट इफेक्ट्स ऑफ दिस एंटीहिस्टामीन्स लाइक रेस्टलेसनेस एंड इंसोम्निया। अगर टॉक्सिक डोजेज हो जाती हैं, बहुत हाई डोजेज हो जाती हैं, तो एक्साइटमेंट हो सकती है एंड कन्वर्जेशंस हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स है वो नॉन सिडेटिंग है, मतलब उनको लेने से इतनी नींद नहीं आती है। फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स को लेने से थोड़ी ज़्यादा नींद आती है। कुछ H1 एंटीहिस्टामिनिक्स है, मैंने AHT जो है, मैंने जो एंटीहिस्टामीन्स है ना, एंटीहिस्टामीन्स को मैंने शॉर्ट फॉर्म में AHTs लिखा हुआ है। तो आगे अगर आपको कहीं भी AHT दिखाई देता है, सो रिमेंबर दैट आई एम रेफरिंग टू एंटीहिस्टामीन्स। तो कुछ H1 एंटीहिस्टामीन्स है जो कि इफेक्टिव है इन प्रिवेंटिंग मोशन सिकनेस। अभी आप आगे देखते रहोगे तो मोशन सिकनेस को प्रिवेंट करने के लिए हम मेनली प्रोमेथाजीन को यूज़ करते हैं। जो प्रोमेथाजीन है
ये आ भी गया। प्रोमेथाजीन इज़ मेनली यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग वॉमिटिंग ऑफ अदर कॉजेज एंड ऑफ प्रेगनेंसी। किसी भी कॉज की वजह से अगर वॉमिटिंग है, नोजिया है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रोमेथाजीन काम आता है। प्रोमेथाजीन के दूसरे एक्शन है कि वो ट्रेमर रिड्यूस करता है, रिजिडिटी रिड्यूस करता है, एंड साइलोरिया ऑफ पार्किंसनिज्म में भी उनको भी रिड्यूस करता है। प्रोमेथाजीन के पास एंटीकोलिनर्जिक एंड सिडेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। एक ड्रग है विच इज़ सिप्रोहेप्टेडिन। सिप्रोहेप्टेडिन क्या करता है? एपिटाइट को स्टिमुलेट करता है। कुछ H1 एंटीहिस्टामिन्स है जो कि इफेक्टिव एंटीटसिड्स भी है। एंटीटसिड्स मतलब कफ को रिलीव करते हैं। एंटीटसिड्स रिलीव कफ। देन फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द एंटीहिस्टामिन्स आर दी एंटीकोलिनर्जिक एक्शंस। हम मेनली इस चैप्टर में हम H1 एंटीहिस्टामिन्स की बात कर रहे हैं, दी H1 ब्लॉकर्स। सो H1 ब्लॉकर्स क्या करते हैं? दे एंटागनाइज द मस्करेनिक एक्शंस ऑफ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन एक्ट ऑन मस्करेनिक रिसेप्टर्स। तो H1 ब्लॉकर्स क्या करते हैं? वो मस्करेनिक जो एसिटाइलकोलिन के जो मस्करेनिक एक्शंस हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। एंटागोनाइज को यू कैन इक्विवेलेंट टू ब्लॉक, मतलब एंटागोनाइज का दूसरा मतलब है ब्लॉकेज। ठीक है। H1 ब्लॉकर्स को आप साथ साथ यूज़ कर सकते हो विद एट्रोपिन, फिनोथाइजीन्स, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स एंड डाईआइसोपिरामाइड। उससे क्या होता है? जो एंटीकोलिनर्जिक एक्शन है वो एड अप हो जाता है। देन H1 एंटीहिस्टामिन कैन बी यूज्ड एज अ लोकल एनेस्थेटिक। एंड जो H1 एंटीहिस्टामिन है अगर उसे IV रूट से इंजेक्ट किया जाए सो इट कैन कॉज अ फॉल इन BP ड्यू टू डायरेक्ट स्मूथ मसल रिलैक्सेशन और अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकेड। देन जो प्रोमेथाजीन है उसकी सिग्निफिकेंट अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी है। तो प्रोमेथाजीन इज़ अ गुड अल्फा ब्लॉकर जिसकी वजह से पोस्चरल हाइपोटेंशन हो सकता है। देन कमिंग ऑन टू दी, अभी तो हमने देखा लाइक फॉर समराइजेशन, तो H1 एंटागोनिस्ट हमने देखे वो ड्रग्स होते हैं जो कि हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करते हैं ऑन दी H1 रिसेप्टर्स। उसका हमने देखा एंटागोनिज्म ऑफ हिस्टामिन पहला मेन एक्शन है। दूसरा एक्शन है एंटी एलर्जिक एक्शन, क्योंकि जो भी हिस्टामिन कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कर रहा था ब्रोंकस का एंड ऑल वो सब इनहिबिट हो चुका है, तो एंटी एलर्जिक्स में काम आता है। और एजमा अनअफेक्टेड रहता है। एजमा के लिए ल्यूकोट्राइन्स एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर आर द मेन मीडिएटर्स। CNS में ये डिप्रेशन कॉज करता है, तभी H1 एंटीहिस्टामिन्स आर सिडेटिव इन नेचर, ये CNS को डिप्रेस करता है। देन हमने पढ़ा प्रोमेथाजीन जो कि मेनली मोशन सिकनेस एंड वॉमिटिंग के लिए दिया जाता है। देन हमने पढ़ा एंटीकोलिनर्जिक एक्शन होता है इसका कि ये एसिटाइलकोलिन के मस्करेनिक एक्शंस को ब्लॉक करता है। इट कैन बी यूज्ड एज अ लोकल एनेस्थेटिक एंड ये फॉल इन BP करवाता है अगर IV रूट से दिया जाए। नाउ वी कम टू दी साइड इफेक्ट्स एंड टॉक्सिसिटी ऑफ दीज एंटीहिस्टामिनिक्स। ये फ्रीक्वेंट है बट माइल्ड साइड पे रहते हैं। जो मेन साइड इफेक्ट्स है वो है सिडेशन यानी कि नींद आना, डिमिनिश्ड अलर्टनेस एंड डिमिनिश्ड कंसंट्रेशन। जो पर्सन है वो अलर्ट नहीं रहता है और बहुत ही कम कंसंट्रेशन हो जाती है क्योंकि बहुत नींद आती है। लाइट हेडेडनेस फील होता है, मोटर इनकोऑर्डिनेशन होता है क्योंकि जब आप अलर्ट नहीं हो तो ऑब्वियसली मोटर आप जो स्किल्स परफॉर्म कर रहे हो वो ठीक से नहीं कर पाओगे। फटीगनेस आती है, बार बार नींद आती है और साइकोमोटर परफॉर्मेंस पे इम्पेयरमेंट आती है। तभी जो भी पेशेंट्स एंटीहिस्टामिन्स पे चल रहे हैं उनको बोला जाता है कि वो मोटर व्हीकल्स को ऑपरेट ना करें या किसी मशीनरी को ऑपरेट ना करें जिसमें कांस्टेंट अटेंशन रिक्वायर्ड है। जो अल्कोहल है और CNS डिप्रेसेंट्स, अगर आप एंटीहिस्टामिन्स को अल्कोहल और अदर CNS डिप्रेसेंट के साथ दे रहे हैं तो इन साइड इफ़ेक्ट्स को और बढ़ावा मिल जाता है। कुछ इंडिविजुअल्स रेस्टलेस हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं और सो नहीं पाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि CNS डिप्रेशन का हर पर्सन पे अलग अलग इफेक्ट आता है। तो कुछ इंडिविजुअल्स पे स्टिमुलेंट इफेक्ट आता है जिसकी वजह से वो रेस्टलेस रहते हैं, नर्वस रहते हैं और सो नहीं पाते। जो सेकेंड जनरेशन कंपाउंड्स हैं वो मेनली फ्री रहते हैं CNS इफेक्ट्स से। सेकेंड जनरेशन कंपाउंड्स आर लार्जली फ्री ऑफ CNS इफेक्ट्स। अब बताया अल्कोहल एंड अदर CNS डिप्रेसेंट सिनर्जाइजेस। देन एक और चीज़ है कि कन्वेंशनल AHTs का रेगुलर यूज़ चिल्ड्रन में नॉट एडवाइजेबल है क्योंकि जो उसका CNS डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी है वो उनके लर्निंग एंड एकेडमिक टास्क के साथ इंटरफेयर कर सकता है। एज आई सेड कि इनको लेने से डिमिनिश्ड कंसंट्रेशन एंड डिमिनिश्ड अलर्टनेस है, तो ऑब्वियसली वो उनके पढ़ाई में दिक्कत ला सकता है। सॉरी, एंटीहिस्टामिनिक्स का जो एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी है उसकी वजह से क्या क्या साइड इफेक्ट्स है? ड्राइनेस ऑफ माउथ, alteration of bowel movement, urinary hesitancy and blurring of vision. Then कुछ केसेस में एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस और हेडेक फेल्ट हो सकता है एंड लोकल एप्लीकेशन कैन कॉज कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस।
कॉशन है कि एंटीहिस्टामिनिक्स को प्रेगनेंसीज में यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर अक्यूट ओवरडोज हो जाए, एकदम से बहुत हाई ओवरडोज में दे दी जाए, तो क्या क्या हो सकता है? इट कैन कॉज सेंट्रल एक्साइटेशन, बहुत ज़्यादा एक्साइटेशन हो सकती है, ट्रेमर्स, हेलुसिनेशंस, मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन, कन्वल्शंस, फ्लशिंग, हाइपोटेंशन, मैंने बताया था बीपी कम होता है अगर हम एंटीहिस्टामिन्स दे रहे हैं, रिलैक्सेशन हो जाती है, फीवर एंड सम अदर फीचर्स जो कि बेलाडोना पॉइजनिंग में देखी जाती है वो इसमें देखी जा सकती है। एंड द मेन साइड इफेक्ट इज़, अगर अक्यूट ओवरडोज हो जाए, डेथ भी हो सकती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर फेलियर। नाउ कमिंग ऑन टू दी सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स। तो पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सेकेंड जनरेशन की क्या प्रॉपर्टीज़ है कि इसमें लेस एंड एब्सेंट CNS डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी है, इनकी H1 को लेकर हायर सिलेक्टिविटी है और कोई एंटीकोलिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट्स नहीं है। मतलब सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स को लेने से ये वाली साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद some agents also inhibit late phase allergic reaction by modifying release of leukotrienes, platelet activating factor and cytokines। तो कुछ agents क्या करते हैं, late phase allergic reaction को inhibit कर देते हैं by modifying the release of leukotrienes, platelet activating factor and cytokines। Now coming on to the advantages। अब हमने पढ़ा इसकी प्रॉपर्टीज़, अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। जो हमने पढ़ा था साइड इफ़ेक्ट्स, ऑब्वियसली नए नए जनरेशन के एंटीहिस्टामिन्स क्यों आ रहे हैं, ताकि साइड इफ़ेक्ट्स धीरे धीरे करके कम होते रहें। तो पहला क्या है कि इट डज़ नॉट इम्पेयर द साइकोमोटर परफॉर्मेंस, कोई सब्जेक्टिव इफेक्ट्स नहीं है, स्लीपीनेस नहीं आती है, और अल्कोहल और बेंजोडाइज़ेपिन देने से ये बढ़ता नहीं है। ठीक है, अब थोड़े से हम डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि इसका बहुत नैरो स्पेक्ट्रम है थेरापेटिक यूज़फुलनेस, मतलब इसकी बहुत नैरो थेरापेटिक रेंज है। बहुत मतलब एक थेरापेटिक रेंज से अगर थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो ओवरडोजिंग हो सकती है, और अगर थेरापेटिक रेंज से कम हुआ तो कोई इफेक्ट भी शो नहीं होगा। Then it has very poor antipruritic, anti-emetic and antitussive actions। एंटीप्यूरेटिक मतलब इचिंग इनहिबिट करना होता है तो पुअर प्रॉपर्टी है, एंटी-एमेटिक मीन्स इनहिबिट नोजिया एंड वॉमिटिंग, एंड एंटीटसिव मीन्स रिलीफ कफ। तो इन सब में इसका पुअर एक्शन है। नाउ वी विल डिस्कस ईच ड्रग ऑफ सेकेंड जनरेशन वन बाय वन, स्टार्टिंग ऑफ विथ सिट्रजिन। सिट्रजिन द मेन मोस्ट कॉमन ड्रग। तो सिट्रजिन क्या है, हाइड्रोक्सीजीन का मेटाबोलाइट है। हाइड्रोक्सीजीन इज फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन। सिट्रजिन की मार्क्ड एफिनिटी रहती है फॉर द पेरिफेरल H1 रिसेप्टर। नोट, इट हैज़ मार्क्ड एफिनिटी फॉर पेरिफेरल H1 रिसेप्टर। ये ब्रेन को पुअरली पेनिट्रेट करता है, पेनिट्रेट्स द ब्रेन पुअरली। इसमें क्या हो सकता है, माइल्ड सिडेशन आ सकते हैं, एंड सब्जेक्टिव सोमनोलेंस इज एक्सपीरियंस, कुछ नींद आ सकती है। वट डज इट डू, इट इनहिबिट्स रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड साइटोटॉक्सिक मीडिएटर्स फ्रॉम प्लेटलेट्स, also inhibits eosinophil chemotaxis during secondary phase of allergic response। secondary phase में जो भी eosinophil का chemotaxis हो रहा है उसको भी ये inhibit करता है। कब कब हम दे सकते हैं इसको, in the upper respiratory allergies, pollinosis, urticaria, atopic dermatitis और seasonal asthma में it can be used as an adjuvant। इसके side effects क्या है, it is not metabolized एंड इसमें डज नॉट प्रोलॉन्ग कार्डियक एक्शन पोटेंशियल और प्रोड्यूस एरिथमियाज व्हेन गिवन विद एरिथ्रोमाइसिन एंड कीटोकोनाजोल। उसके बाद हाँ, या एक तो क्या करते हैं, एक तो एक्शन पोटेंशियल प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल नहीं देता, प्लस एरिथमियाज हो सकता है जब एरिथ्रोमाइसिन दो या कीटोकोनाजोल दो। नाउ कमिंग ऑफ विथ लोराटाडिन। लोराटाडिन इज द लॉन्ग एक्टिंग सिडेटिव। ठीक है, I am marking the side effects with red and positives with yellow। So loratadine is a long acting sedative। ये एक H1 एंटागोनिस्ट है, पेरिफेरल H1 एंटागोनिस्ट। इट CNS डिप्रेसेंट इफेक्ट्स इसमें नहीं है। ये एक फास्ट एक्टिंग ड्रग है एंड इट डज नॉट प्रोड्यूस कार्डियक एरिथमिया इन ओवरडोज, लेकिन सीजर्स देखने को हमें मिले हैं। इसका कोई इंट्रैक्शन नहीं है with the microlides and the antifungals and it has good efficacy in urticaria and atopic dermatitis। सिट्रजिन इतना काम नहीं करता है urticaria and और atopic dermatitis में, but loratadine has good efficacy। Next drug is azilastine। So azilastine एक न्यू H1 ब्लॉकर है। इसकी गुड टॉपिकल एक्टिविटी है। ये भी हिस्टामिन रिलीज को इनहिबिट करता है एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को इनहिबिट करता है जो कि ल्यूकोट्राइन्स एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर की वजह से हो रहा है। इट इज़ गिवन फॉर सीजनल एंड पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, स्टिंगिंग इन नोज एंड ऑल्टर्ड टेस्ट परसेप्शन,
कुछ एक्सेस स्लीप देखने को मिल सकता है ऑन द नेजल एप्लीकेशन, और ओरल यूज़ की वजह से टेंडेंसी टू गेन वेट इज़ ऑल्सो नोटेड। नेक्स्ट कुछ ड्रग्स हैं लाइक मिजोलास्टीन विच इज़ अ नॉन सीडेटिंग ड्रग and it is effective in allergic rhinitis and urticaria. Ebastine, it is also non-sedating drug active in nasal and skin allergies, and Ruptadine, it is indicated in allergic rhinitis. So this is all for the part 2 of histamines and antihistamines. In part 3 we will be discussing third generation antihistamines and the uses, overall uses of H1 antihistaminics. So ये थोड़ा फैक्चुअल टॉपिक है तो इसमें आपको पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, बाकी आई विल बी एक्सप्लेनिंग द डिफ़िकल्ट टर्म्स टू यू. So I hope I am able to simplify this topic as much as possible. If you like this video, please do share and subscribe my channel for more upcoming videos. Thank you.